हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि अगर कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं तो क्या उससे उनकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क पड़ता है। अगर कंपनीज डिविडेंड पे करती हैं तो इन्वेस्टर्स इस पॉइंट को, इस न्यूज को कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या ये एक पॉजिटिव न्यूज है या फिर नेगेटिव न्यूज है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम जानेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले पहला क्वेश्चन, डिविडेंड होता क्या है। देखो, अगर मैं बेसिक से बात करूं तो जब भी कंपनी सेल्स करती है, सेल्स में से सबसे पहले अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करती है, जिसके बाद आता क्या है उसका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करती है, जिसके बाद आता क्या है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इंटरेस्ट पे करती है, राइट। इंटरेस्ट पे करने के बाद आता क्या है अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से टैक्स पे करती है, जिसके बाद आता क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कंपनी करती क्या है, सबसे पहले जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है वो पे करती है, राइट। इसके बाद जो भी अमाउंट बच जाती है उससे हम बोलते हैं अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स। दैट इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर्स। मतलब जो ये पैसे बच गए, अब ये पैसे अर्निंग्स है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। मान लो हमारी अमाउंट आई 10 लाख रुपीस की, मतलब अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर आया 10 लाख रुपीस का, और कंपनी में थे लेट सपोज 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने इशू करे हुए थे 1 लाख इक्विटी शेयर्स। मतलब हर इक्विटी शेयर के लिए कितनी अर्निंग हुई, वो अर्निंग हुई हमारे पास 10 रुपीस की, राइट। इसे बोलते हैं हम अर्निंग पर शेयर। अब ये जो 10 रुपीस है जो कंपनी ने अर्न करे, एक्चुअली में है किसके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के। बट अब क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी ये 10 रुपीस इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है या नहीं देती। देखो, कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो इस 10 रुपीस को रिटेन कर ले, क्या करे रिटेन कर ले, या तो वो उसे एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दे। अब आपके क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जब ये 10 रुपीस जो अर्निंग्स है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की है, तो कंपनी इसे रिटेन क्यों करे। सारे के सारे पैसे कंपनी डिविडेंड होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड क्यों नहीं दे रही। देखो, इसके भी रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ अर्न कर रहा हूं, अगर मैं सारे के सारा कंज्यूम कर लूंगा, स्पेंड कर दूंगा, दे दूंगा, खर्चा कर लूंगा, तो मेरे पास मेरे फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचेंगे नहीं। ऐसे ही कंपनी जब भी अर्निंग करती है तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कुछ सेविंग्स कर ले, या तो वो एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। अब डिविडेंड डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों बन जाता है, क्योंकि यहीं पे कंपनी को डिसाइड करना होता है कि कितना डिविडेंड देना है और कितना रिटेन करके रखना है। अब आपके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या रिटेन करना चाहिए। देखो, डिविडेंड देना या रिटेन करना कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे अगर मैं बात करूं अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है, उसे पता है कि वो फ्यूचर में बहुत इजीली फंड्स को कहीं से भी रेज कर सकती है, तो वो डिविडेंड अच्छे से दे सकती है आज, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मेरे पापा मेरे को फ्यूचर में पैसे दे देंगे, तो मेरे को ज्यादा सेविंग्स करने की जरूरत नहीं। वहीं अगर कोई कंपनी है जिसे लगता है कि उसे फंड्स इजीली अरेंज नहीं हो सकते फ्यूचर में, तो उसे आज ज्यादा सेविंग्स करनी पड़ेगी, ज्यादा रिटेन करना पड़ेगा, डिविडेंड कम देना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हुआ, पहला फैक्टर की अवेलेबल कितना है फंड्स। सिमिलरली अगर मैंने कि भाई जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे,
वो हमसे ज्यादा डिविडेंड लेना चाहते हैं या वो हमसे कम डिविडेंड लेना चाहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है आईटीसी के से रिलेटेड कि वो हर साल मेरे को एक कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे बाकी शेयर्स के लिए नहीं है। बट आईटीसी इतने टाइम से डिविडेंड फ्रीक्वेंटली दे रही है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि वो हर साल मेरे को उसी रेट पे डिविडेंड जरूर देगी। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है शेयर होल्डर्स की। फिर आता है कि फ्यूचर में अगर मैं फंड्स रेज कर रहा हूं कहीं से, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। देखो लेट्स सपोज कंपनी ने अभी सारा का सारा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अगर सारा का सारा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो फ्यूचर में उसको कहीं ना कहीं से कोई भी रिटेन अर्निंग्स नहीं है, कोई भी सेविंग्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं से रेस करना पड़ेगा पैसा, तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। अगर वो आज सेव करके रखती तो शायद उसको फ्यूचर में वो कहीं से फंड्स अरेंज ना करने पड़ते, उसकी वो सेविंग्स हो जाती, उसको वो कॉस्ट बियर ना करनी पड़ती, राइट। फिर इसमें आता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, क्या ये जो कंपनी ने अर्न किए 10 लाख रुपए सिर्फ इसी साल किए या कंसिस्टेंट है कंपनी, कि कंपनी को टेंशन नहीं आज नहीं करेंगे तो कल भी प्रॉफिटेबल है, परसों भी प्रॉफिटेबल है, वहां से हम रेस कर लेंगे, बाद में डिविडेंड कम दे देंगे। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको एक फाइनेंशियल मैनेजर को, कंपनी के ऑफिसर्स, फाइनेंशियल ऑफिसर्स को एनालाइज करना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है कि कितना डिविडेंड देना है और कितना डिविडेंड नहीं देना, राइट। समझ आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या नहीं करती। तो वापसी आते हैं एक बार के लिए। देखो अब इसमें दो चीजें आती हैं, क्या कंपनी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इधर हमारे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कौन कौन से दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक जो एज्यूम करते हैं कि कंपनी चाहे डिविडेंड दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डिविडेंड देना इज इररिलेवेंट, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम की सेम रहेगी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे फर्क पड़ेगा, मतलब डिविडेंड इज रेलेवेंट। ठीक है, दो स्कूल ऑफ थॉट्स। एक जो कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब इसमें लोगों की दो सोच हो गई, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब दो सोच हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिविडेंड देना इंपॉर्टेंट है, मतलब डिविडेंड से वैल्यू ऑफ द फर्म पे फर्क पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिविडेंड से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ द फर्म, कंपनी चाहे डिविडेंड दे चाहे ना दे, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम की सेम रहेगी। अगर मैं बात करूं रेलेवेंट और इररिलेवेंस की, तो देखो जो मानते हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो रेलेवेंट है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं दो अप्रोचेस। कौन कौन सी, एक आती है हमारे पास वॉल्टर मॉडल और एक आता है गॉर्डन मॉडल। इन दोनों में वो मानते हैं कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। ठीक है, और इररिलेवेंट के केस में हमारे पास जो आ जाते हैं वो आ जाती है हमारे पास एमएम अप्रोच और एक आ जाती है रेजिडुअल थ्योरी अप्रोच। ये दो अप्रोचेस हमारे पास रेलेवेंट की, और मेजर जो हमारी अप्रोच है इररिलेवेंट की वो है एमएम अप्रोच। अब जो वॉल्टर और गॉर्डन है मॉडल्स हैं, उनमें वो क्या कहते हैं, देखो मैं प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा बट एक ब्रीफ लेते हैं। इनमें वो क्या कहते हैं कि जो हमारा डिविडेंड है वो रेलेवेंट है। वो कहते हैं अगर कंपनी ज्यादा अर्न कर सकती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, अगर कंपनी ज्यादा अर्न कर सकती है मतलब जो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज्यादा वो रिटर्न ला सकती है, मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% और कंपनी अर्न कर पा रही है 15%, तो ये मतलब क्या है, अर्निंग्स कंपनी अच्छे से कर सकती है, उस फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। इस केस में कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अगर नहीं देगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं, उन जो शेयर हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। वहीं अगर कोई डिक्लाइनिंग फर्म है मतलब वो अपने फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकती, मतलब जो इंटरेस्ट जो इनकम अर्न करेगी, जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अर्न करेगी वो कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस केस में कंपनी को पूरा का पूरा डिविडेंड दे देना चाहिए शेयर होल्डर्स के पास, वो अपने पैसे को अपने आप यूज करें, क्योंकि उस केस में कंपनी उनके प्राइजेस है उसके रिड्यूस होंगे, जो शेयर होल्डर को बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो वो ऐसे कहती है कि कंपनी अगर हमारी ग्रोथ फर्म है, मतलब जो अभी ज्यादा
रिटर्न अर्न कर सकती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसको डिविडेंड नहीं देना चाहिए क्योंकि वहां से वैल्यू बढ़ेगी। वहीं अगर कम है, मतलब डिक्लाइनिंग फर्म है, जो रिटर्न कम कमाएगी एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसे 100% डिविडेंड देना चाहिए ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वो सेटिस्फाइड रहे, जो प्राइस है वो बढ़े। ठीक। और इररिलेवेंट के केस में जो हमारा एमएम अप्रोच आ जाता है, वो क्या कहते हैं कि जो हमारे शेयर्स है, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, पहली बात तो वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब एमएम ऐसा क्यों कहते हैं? एमएम ऐसे कहते हैं कि अगर जो कंपनी डिविडेंड दे रही होगी, अगर जो कंपनी डिविडेंड दे रही होगी उसका प्राइस एक्चुअली में कम होगा एज कंपेयर टू डिविडेंड नहीं दे रही होगी। उन्होंने इधर रीजन क्या दिया? रीजन दिया कि एक शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी पता होता है कि अगर लेट सपोज कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, कुछ पैसा रिटेन करके रख रही है, तो कंपनी उसे कहीं फ्रूटफुल जगह यूज करेगी और ज्यादा अर्न करेगी। देखो, अगर फ्यूचर में कंपनी ज्यादा अर्न करेगी तो इवेंचुअली फायदा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, राइट? तो कंपनी फ्यूचर में ज्यादा अर्न करेगी उस पैसे को अगर वो आज रिटेन करती है। वो किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, कुछ नया प्रोजेक्ट बनाएगी जहां से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, राइट? तो वो कहते हैं उससे होगा क्या? अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो उसका प्राइस कम होगा, और जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही उसका प्राइस हाई होगा। और जब भी रेस करेंगे फंड्स तो इसको ज्यादा फंड्स रेस करने पड़ेंगे, इसको कम रेस करने पड़ेंगे, जिससे इवेंचुअली होगा क्या? जो वैल्यू ऑफ द फर्म आएगी एट एंड ऑफ द डे वो सेम की सेम आएगी। ठीक, ये था एक बेसिक सा हमारा कि जो डिविडेंड डिसीजन है किस पे बेस्ड होते हैं। आपके क्या व्यूज हैं? क्या प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है या एक्चुअली नहीं पड़ता? ठीक। और जो भी टेक्स्ट है ये हमने अपनी बुक से लिया, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ की पेपर 2 की कॉमर्स की, राइट? तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हो तो ये बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।